प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तिका पितान से तीसरा पाठ अतीत में दबे पांव का अध्ययन करेंगे। इसके जो लेखक हैं ओम थानवी जी हैं और ये एक प्रकार का यात्रा वृतांत है। पहले पाठ का शीर्षक जान लेते हैं। पाठ का शीर्षक है अतीत में दबे पांव। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, भूतकाल, और दबे हुए पांव एक मुहावरा भी है। अगर हम ये कहेंगे चुपके से आना, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी हमारी जो बातें हैं जो आज क्या है दब चुकी हैं, यानी कि भूतकाल में सिंधु सभ्यता की कुछ ऐसी बातें हैं जो आज दब चुकी हैं। आज इस पाठ के माध्यम से ओम थानवी जी ने सिंधु सभ्यता की दो महानगरों की सभ्यता के बारे में हमें बताया है, और ये उनका एक यात्रा वृतांत भी है और एक रिपोर्ट भी है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर की सभ्यता और वहाँ पर किस प्रकार के साक्ष्य, किस प्रकार के प्रमाण उस सभ्यता के हमें मिले हैं, उनके बारे में जानकारी। तो आज इस पाठ का हम सारांश देखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा पाठ है और सारांश में हम इस पाठ का पूरा अर्थ समझ जाएंगे। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो स्वयं ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। अतीत में दबे पांव ओम थानवी का लिखा एक ऐसा यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का सम्मिलित रूप है जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि की ही नहीं, विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागार, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्व में मानव संस्कृति की उस समझदार भाषात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखाया है। अतीत के दबे पांव का सारांश इस प्रकार से है। तो आज हम इस पाठ में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसने यहाँ की जो सभ्यताओं के जो साक्ष्य प्राप्त किए, तो उससे इन महानगरों की जो मानव संस्कृति है उसकी विशेषताओं के बारे में भी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है ओम थानवी जी ने ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया है। और मोहनजोदड़ो उससे पहले जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स जी के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय भी दयाराम साहनी को ही जाता है। और हड़प्पा जो क्षेत्र है ये हमारे पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी ज़िला है, पंजाब का क्षेत्र में था। ये कभी भारत का ही हिस्सा था, उसी में ये सभ्यता स्थित है, हड़प्पा क्षेत्र है। और जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। और इन नगरों की जो खुदाई का जो कार्य था वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। और मोहनजोदड़ो जो है उसको मुर्दों का टीला कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब खुदाई की गई थी तो यहाँ पर बहुत सारे मानव जाति के कंकाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिले थे। मानवों के जो कंकाल हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मिले थे, तो कंकालों के मिलने की वजह से इसको मुर्दों का टीला कहा गया। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला है, वहाँ पर ये स्थित है। तो इन्हीं दो महानगरों के बारे में ओम थानवी जी ने वहाँ उसका सर्वेक्षण किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ की बारे में इस पाठ में दिया। तो बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें दी। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं।
लेखक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर में के नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के सबसे प्राचीन नियोजित नगर माने जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो परिपक्व दौर था, जब उसका सभ्यता का विकास हुआ पूर्ण रूप से, तो उसमें जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर थे वो भारत के नहीं अपितु विश्व में सबसे प्राचीन नियोजित डेवलप्ड जो सिटीज़ जिन्हें कह सकते हैं वो नगर माने जाते थे। ताम्रकाल में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और उत्कृष्ट नगर था। तो ताम्र युग जब हमारे देश में जो ताम्रकाल था, उस समय मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर और उत्कृष्ट नगर के रूप में जाना जाता था। यहाँ किए गए उत्खनन में इमारतें, सड़कें, मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांड, मोहरें, साजो सामान और खिलौने बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। तो लेखक बता रहे हैं कि जब यहाँ की खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की 1922 में, तो तब यहाँ की इमारतें, यहाँ की सड़कें, मूर्तियाँ, चाक और यहाँ पर जो मिट्टी के बने हुए जो भांड मतलब बर्तने थे, उन बर्तनों पर वो कलाकारी किए हुए थे। तो वो इस प्रकार के बर्तन और मोहरें और सजने संवरने के सामान से लेकर के खिलौने जैसे बहुत सारी संख्या में ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा जो सैकड़ों मील दूर है मोहनजोदड़ो से, इसके अधिकांश साक्ष्य रेल लाइन के विकास के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए थे। तो हड़प्पा की संस्कृति के बारे में भी ओम थानवी जी बता रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो साक्ष्य थे वो वहाँ पर रेल जो लाइन थी उसके बिछने के कारण से वहाँ के जो साक्ष्य रहे होंगे वो नष्ट हो गए। माना जाता है कि यह नगर इस सभ्यता की राजधानी रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये नगर था, ये उसका केंद्र था और इसे राजधानी के रूप में माना जाता था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। यह भी माना जाता है कि ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ ये क्षेत्र था और इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आगे लेखक बता रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल था वो 200 हेक्टेयर में था और इसकी जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या, वो 85,000 थी उस समय। तो यानी 5,000 साल पहले की भी यह आज के महानगरों को मात देता है। तो लेखक बता रहे हैं कि 5,000 वर्ष पहले भी मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की 85,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र और 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ। तो आज की जो मेगा सिटीज़ हैं हमारी, कोलकाता, दिल्ली और ये मुंबई या चेन्नई, ये जो बड़े बड़े महानगर हैं, इनको भी ये पीछे छोड़ता है महानगर की श्रेणी में। तो उनसे भी काफ़ी बढ़ करके था। 5,000 वर्ष की बात है, 5,000 साल पहले की बात है। तो यह सभ्यता भले ही मैदानी थी, ये कैसी सभ्यता थी? मैदानी क्षेत्र की सभ्यता थी, मगर यह नगर तो टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले कृत्रिम रूप से ईंटों द्वारा बनाए गए थे। ऐसा सिंधु के उफान पर आने से बचने के लिए किया गया। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जो ये नगर था मोहनजोदड़ो, ये टीले पे बसा हुआ नगर था, क्योंकि ये नेचुरल नहीं थे, ये प्राकृतिक टीले नहीं थे। ये यहाँ की मानव जाति ने स्वयं ही ईंटों से ये थोड़ा ज़मीन से ऊंचे किए थे और उस पर ये मकान अपनी सभ्यता को विकसित किया था। और इसका मूल कारण ये था कि ऐसा करने का कारण उनका ये था कि इनके पास ही सिंधु नदी बहती थी और सिंधु नदी की बाढ़ से बचने के लिए वो अपने घरों को ज़मीन से ऊपर टीलों के ऊपर बनाते थे, ताकि बाढ़ से वो बच सकें, अपनी रक्षा कर सकें। फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि इस नगर की खूबियाँ अब भी उतनी हैं, भले ही यह अपने सामान से अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है। लेखक बता रहे हैं कि आज भले ही यहाँ के जो साक्ष्य हमें मिले हैं, आज हमारे देश के म्यूजियमों में इनके जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उनको वहाँ रखा गया, वहाँ की शोभा ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस नगर की जो सुंदरता है वो आज भी उतनी ही कम नहीं हुई है। आप इसकी गलियों में अब भी घूम सकते हैं, इसकी दीवार से पीठ लगाकर आराम कर सकते हैं, खंडर की देहरी पर भी अचानक सहम जाएंगे, रसोई की सुगंध अनुभव करेंगे तथा पगडंडी पर बैलगाड़ी की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि यह शहर वही है जहाँ पहले था। तो आज भी इस सभ्यता, इस नगर की सभ्यता का जो प्रमाण है, वर्चस्व है, आज भी है। और यहाँ पर आज भी हम जा कर के ये देख सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं कि उस समय की यहाँ की जो गलियाँ थी, यहाँ के जो खंडर हैं, आज भी हम उनको देख सकते हैं। वहाँ की
जो रसोई के बनी हुई मकानों की रसोइयाँ हैं या जो वहाँ के रास्ते हैं वो आज भी वैसे के वैसे उसी स्वरूप में बने हुए हैं। भले वो खंडहर हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम उस सभ्यता को इस वर्तमान समय में भी महसूस कर सकते हैं। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि इसके मकान की टूटी सीढ़ियाँ आकाश की ओर ले जाकर इतिहास के उस पार की झांकी दिखाकर हमें अपने आप को दुनिया की छत पर होना अनुभव कराती हैं। तो इस प्रकार की इस नगर सभ्यता का बहुत ही प्रभावी चित्रण यहाँ पर ओम थानवी जी कह रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर आज भी जो मकान टूटे हुए हैं उनकी टूटी सीढ़ियाँ हैं, उन पर जाकर के हम इतिहास की छत होने का अनुभव कर सकते हैं। तो इतने ऊंचे आज भी ये यहाँ के टूटे फूटे मकान भी आज भी अपने स्वरूप में हैं, लेकिन खंडहर के रूप में भले ही हैं लेकिन हमें उस सभ्यता की उस दौर की का अनुभव कराते हैं। लेखक बताते हैं कि सभ्यता के बिखर जाने पर एक जीर्ण शीर्ण सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पुरानी ईंटों के दम पर एक बड़े स्तूप का निर्माण किया गया। तो लेखक ने बताया कि जब इस सभ्यता का समापन हुआ, जब ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने की कगार में गई तो उसके बाद सबसे बड़े और सबसे पुराने चबूतरे जो 26 सदी पुरानी ईंटों के दम पर जो बना हुआ बौद्ध स्तूप था उसका निर्माण भी इस सभ्यता में हुआ था और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसी के खोज के उद्देश्य से राखलदास बनर्जी 1922 में यहाँ आए थे और उन्होंने इसकी खोजबीन करने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या, उत्खनन से के दौरान ज्ञात हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। तो ईसा पूर्व के कुछ साक्ष्य प्रमाण यहाँ पर मिले। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर फिर यहाँ की खुदाई का कार्य शुरू हुआ, व्यापक अभियान प्रारंभ हुआ और धीमे धीमे यहाँ खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। तो जब 1922 में राखलदास बनर्जी यहाँ आए थे तो उन्होंने फिर जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ईसा पूर्व के जो सभ्यता के होने के कुछ प्रमाण यहाँ पर देखे गए। तो फिर महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में फिर यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ और तब पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी, जो भारत की सबसे इतिहास की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, उसके बारे में फिर यहाँ का पता चला। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जो इराक में है, इराक की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं विश्व में की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो तब पता चला कि विश्व में जो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यता उनसे भी प्राचीन सभ्यता अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की रही है। लेखक बताते हैं कि पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले स्तूप पर पहुंचे। तो ओम थानवी जी ने जब यहाँ का भ्रमण किया तो उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ पहुँचे मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में पहुँचे तो जब सबसे पहले हम एक पर्यटक बंगले में ठहरे और वहाँ से फिर हम एक सर्पिल पगडंडी का मतलब छोटा सा संकरा रास्ता जिसे कहते हैं, लेकिन कैसा, जैसे सांप के आकार का टेढ़ा मेढ़ा, उसको पार करके हम सबसे पहले इसी बौद्ध स्तूप पर पहुँचे। तो पहले ही झलक ने हमें अपलक देखने को विवश कर दिया कि लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वास्तव में इसका इतना बड़ा सौंदर्य था कि इसको पहले ही दृष्टि में देख करके हम अपलक देखने को विवश हो गए, एक टक लगाए देखने के लिए विवश हो गए। और इसे भारत का सबसे पुराना और प्राकृतिक दृश्य कहा गया है। तो लेखक ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वास्तव में भारत का सबसे पुराना और रोमांचक प्राकृतिक दृश्य है। इसे देखकर लगता है कि प्रकृति वहीं रहती है। तो लेखक वहाँ पर जाकर के ये महसूस कर रहे हैं, यहाँ के सौंदर्य का
को महसूस करते हुए बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति वास्तव में यहीं निवास करती है। केवल सभ्यताएं, इतिहास तथा कहानियां बदलती हैं। लेखक कहता है कि पढ़ना सुनना दोनों क्रियाएं हैं, परंतु देखना तो अपनी आंखों से ही है, बाकी तो आंखें झपकना है। तो लेखक जब वो यहाँ पहुंचे, इससे पहले लेखक ने केवल इसके बारे में सुना था, लेकिन जब लेखक ने इसके वास्तविक सौंदर्य को देखा तो वास्तव में उन्होंने महसूस किया कि देखना और नहीं, पढ़ना और सुनना तो ये भी क्रियाएं होती हैं, यानी पढ़ने और सुनने में और देखने में बड़ा अंतर होता है। तो किसी भी जगह का अगर हमने उसका वास्तविक सौंदर्य देखना है, समझना है, महसूस करना है, तो किसी से मुंह से और किसी पढ़ने से उसके सौंदर्य का वास्तविक आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक हम वहाँ जाकर के अपने आँखों से उस सौंदर्य को न देख पाएं। तो लेखक के साथ भी वही हुआ। तो आगे वो बता रहे हैं कि यात्रा तो अपने पाँव की होती है, बाकी कदम ताल है। जब ये सैलानी घूमने गए तो जाड़े की ऋतु होने पर भी धूप तेज थी। तो लेखक बता रहे हैं कि जब हम यहाँ घूमने गए तो जब सर्दी की ऋतु थी उस समय भी यहाँ बड़ी तेज धूप होती है। यहाँ राजस्थान की तरह रेत के टीले नहीं हैं, परंतु परिवेश और प्रकृति बहुत कुछ ऐसी ही है। तो लेखक बताते हैं कि भले ही जो ये मोहनजोदड़ो नगर है, यहाँ पर ये रेत के बने जो नेचुरल टीले होते हैं, प्राकृतिक टीले का मतलब होता है ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ जो भाग होता है। तो राजस्थान के जो रेगिस्तान में आप देखते हैं रेत के छोटे छोटे टीले बने होते हैं, ऊंचे ज़मीन से थोड़े उठे हुए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये राजस्थान की तरह ऐसा नहीं है कि राजस्थान की तरह ये यहाँ टीले होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो यहाँ का परिवेश है, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो नेचर है, ये बिल्कुल राजस्थान के साथ मिलती है। तो फिर आगे बता रहे हैं कि राजस्थानी जो धूप पारदर्शी होती है, यानी राजस्थान में जब धूप निकलती है तो उससे हम आमने सामने देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ की धूप इतनी चौंधियाती होती है कि इससे कैमरा सही से काम नहीं कर सकता, यानी कैमरा सही ना हो तो यहाँ का दृश्य बिल्कुल भी रंगहीन हो जाता है, यहाँ दृश्यों में रंग ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की धूप होती है? चौंधियाती धूप में क्या होता है कि झिलमिलाहट सी रहती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने का दृश्य नहीं दिख पड़ता है। तो परंतु यह इस अजीब धूप के कारण हमें दृश्यों को समझने के लिए बार बार देखना पड़ा और ये हमारे मस्तिष्क में भलीभांति बैठ गए। तो लेखक ने बताया कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ की दृश्यों को हमने बहुत बारीकी से समझा और उन दृश्यों को हमने अपने मन मस्तिष्क पर बहुत अच्छी तरीके से गढ़ लिए। लेखक आगे बता रहे हैं कि स्तूप वाला जो चबूतरा है मोहनजोदड़ो के एक ऐसे हिस्से पर है जिसे पुरातत्व विज्ञानी गढ़ कहते हैं। तो जो बौद्ध स्तूप वहाँ पर मिला था, तो लेखक ने बताया कि ये मोहनजोदड़ो नगर के एक ऐसे हिस्से पर है जिसे गढ़ कहा जाता है। तो लगता है कि आज की सभ्यता को राज सत्ता को केंद्र बनाने का अनुभव भी यहीं से मिला होगा। सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर जैसे प्रशासनिक सभा भवन, इमारतें, ज्ञानशाला, कोठार आदि के चबूतरे के पीछे अर्थात पश्चिम में हैं। तो लेखक ने बताया कि यहाँ पर जो गढ़ हैं वो वास्तव में यहाँ की सभ्यता की राज सत्ता का एक केंद्र से माना जा सकता है। और आज यहाँ पर जो इसकी इमारतें हैं, उनके जो खंडहर हैं, यहाँ पर प्रशासनिक भवन हैं, इमारतें हैं, यहाँ की ज्ञानशालाएँ हैं, कोठार जो यहाँ पर हैं वो चबूतरे के इस बौद्ध स्तूप के ठीक पीछे की ओर हैं, पश्चिम की ओर हैं। तो यहाँ पर कोठार आए हैं। तो कोठार के बारे में मैं आप बता देता हूँ कि कोठार एक ऐसा घर होता है, कमरा होता है स्पेशली, जहाँ पर हम अनाजों को स्टोर करते हैं। अनाज, अनेक प्रकार के जो अनाज होते थे उनको ज़मीन के अंदर भी ये मकान बना करके एक छोटा सा ज़मीन के अंदर से, और ये कोठार आज भी कई जगहों गाँव में ये दिखाई देते हैं, भले ही कहीं कहीं ये विलुप्त से हो गए हैं। तो उस समय ऐसा था। तो ये सब उस स्तूप के ठीक पश्चिम की ओर थे। यहाँ पर एक अनुष्ठानिक महाकुंड भी था। अनुष्ठानिक आप समझ रहे हैं कि
पूजा पाठ से संबंधित है ना, धार्मिक अनुष्ठान जिसे कहेंगे, धार्मिक महाकुंड था, है ना। जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार में हर की पेड़ी एक अपने आप में कुंड की जैसे है, वहाँ पर जाकर के हम स्नान ध्यान करते हैं। तो वैसे यहाँ पर एक अनुष्ठानिक कुंड भी है इस मोहनजोदड़ो नगर में, उसके बारे में भी पता चला। तो उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही बहुत है। तो जो यहाँ पर जो अनुष्ठानिक महाकुंड है, ये वास्तव में इस सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तु कौशल का सबसे सुंदर उदाहरण देखा गया है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के अत्यंत निकट बच रह सका है। तो लेखक ने यह भी बताया कि अब तक जो इस घाटी के जो प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले, उनमें अनुष्ठानिक महाकुंड ही एक ऐसा प्रमाण है जो अपने मूल स्वरूप के लगभग अभी इसने अपना वर्चस्व अपने मूल स्वरूप में ये अभी बचा हुआ है। शेष इमारतों तो इतनी उजाड़ हैं कि कल्पना और उत्खनन के से प्राप्त चीज़ों के जोड़ से उनके प्रयोग का अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। बाकी लेखक बता रहे हैं कि बाकी की इमारतें तो केवल खंडहर के स्वरूप में ही शेष बची हुई हैं। मोहनजोदड़ो नगर निर्माण की अनूठी मिसाल है। ये जो मोहनजोदड़ो जो है, ये एक नगर निर्माण की एक अनूठी मिसाल है। यानी कि एक प्रकार का ये जैसे आज के हम सिटीज़ डेवलप करते हैं, वैसे ही मोहनजोदड़ो एक नगर था जिसका निर्माण नगर की श्रेणी से किया गया। इमारतें भले ही आज यहाँ की खंडहर हो चुकी हैं, खंडहर में बदल चुके हैं, मगर शहर की गलियाँ और सड़कों के विस्तार को स्पष्टता समझा जा सकता है। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर भी आज भले इसकी जो इमारतें हैं खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन इस शहर की जो गलियाँ हैं, इस शहर की जो सड़कों का जो विस्तार है, वो आज भी स्पष्ट रूप से हमें नज़र आते हैं। यहाँ की सारी सड़कें सीधी हों या फिर आड़ी होती हैं। तो यहाँ की सड़कों के बारे में बताया कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो सीधी और आड़ी होती हैं। वास्तुविद इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। तो इसे ग्रिड प्लान की से इसे डेवलप किया गया है, बनाया गया है। तो ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड प्लान के अंतर्गत ही बसे नगर हैं। उसी ग्रिड प्लान के हिसाब से यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के ये नगर बसे हैं। हमें इससे भी प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि शहरी नियोजन के नाम पर हमें अराजकता हाथ लगी है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता और एक सुसंगठित समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिरी कितनी भूमिका रही यह कहना कठिन है। तो लेखक बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो नगर है, वहाँ के जो लोग थे वो साक्षर सभ्यता के लोग थे, सभी पढ़े लिखे लोग रहे होंगे और सुसंस्कृत संस्कृति के लोग थे, और उसकी स्थापना, उस समाज की स्थापना इस नगर में थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि नगर नियोजन और वास्तुकला की दृष्टि से आखिर यहाँ पर इन लोगों की कितनी भूमिका रही होगी, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी न होने की वजह से ये कहना कठिन हो रहा है। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि स्तूप वाले चबूतरे के ठीक पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। तो स्तूप, जो बौद्ध स्तूप है, उसके ठीक पीछे गढ़ है ना। और आज हमारे गढ़वाल के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गढ़ बने हुए हैं, ऊंचे टीले के पत्थरों के ऊपर। वहाँ पर पहले के जो राजा होते थे या कोई बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो वहाँ पर अपने उन गढ़ों में क्या करते थे, बैठ के मीटिंगें, मंत्रणा, ये सब चीज़ें किया करते थे। और ये उसी रूप में हम देखते हैं। तो स्तूप वाले चबूतरे के ठीक पीछे एक बड़ा सा गढ़ है और उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। तो मोहनजोदड़ो के ठीक 5 किलोमीटर पीछे सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की ओर जब नज़र दौड़ाते हैं तो पूरा पीछे की ओर घूम जाएं तो हम अपने आप को मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। तो लेखक बता रहे हैं कि हम यहाँ से जब बौद्ध स्तूप वाले क्षेत्र से हम अगर दक्षिण की ओर नज़र दौड़ाएं तो हर जगह मोहनजोदड़ो सभ्यता के भवनों की खंडहर ही हमें दिखाई देंगे, और दक्षिण की ओर कामगारों की बस्ती हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर कामगार, जो छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग होते हैं, कारीगर होते हैं, उनकी बस्तियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं, जहाँ टूटे फूटे मकानों का एक जमघट है।
जो बहुत मजबूत रही होंगी। 100 साल में भी अभी तक इस क्षेत्र के 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी है, अब वह बंद हो चुकी है। तो लेखक ने बताया कि यहाँ के जो टूटे फूटे मकान भी आज भी अगर ये बचे हुए हैं तो वास्तव में ये काफ़ी मजबूत रहे होंगे, और 100 साल में अभी तक केवल इस नगर की 1/3 भाग की ही खुदाई हो सके, लेकिन अब वो खुदाई भी बंद हो चुकी है। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि हमें पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के बिहार की दिशा में उतरे, यानी कि हम जब स्तूप से चले तो हमने फिर महाकुंड की ओर आगे भ्रमण किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर दाईं ओर एक लंबी गली दिखाई देती है, ठीक इसके आगे महाकुंड है। तो महाकुंड में जाने वाली गली का जो नाम दिया गया है, उस गली का नाम था देवमार्ग। तो इस गली को देवमार्ग के नाम से जाना जाता है। सामूहिक स्नान के लिए यह जो महाकुंड है, यह 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा ये कुंड बनाया गया था। तो स्नान की दृष्टि से इतना बड़ा ये महाकुंड आज भी मिला साक्ष्य प्रमाणों से। तो 40 ये कितना लंबा था, 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा ये कुंड था, और 7 फुट गहरा था, जो अनुष्ठान का ही एक अंग था, धार्मिक कार्यों का ही एक अभिन्न अंग था, जिसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। तो इसके जो उत्तर और दक्षिण की जो तरफ है सीढ़ियाँ उतरती हैं इस कुंड के लिए, और इसके 3 ओर साधुओं के कक्ष भी बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार भी यहाँ पर बने हैं। तो ये महाकुंड के बारे में बताया जा रहा है लेखक के द्वारा, और इनमें किसी का द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उस महाकुंड की ये विशेषता बताई कि 40 फुट चौड़ा और 25 फुट लंबा 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा और 7 फुट 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा ये, और इसमें 8 स्नानागार भी हैं जो एक दूसरे के आमने सामने नहीं खुलते हैं। तो ये सिद्ध वास्तुकला का ये उदाहरण है। फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि इस महाकुंड में से पानी न रिस सके तथा अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए इसको बड़ी बारीकी से बनाया गया है, जिसमें चूने चिरोड़ी के गारे और पक्की ईंट सम्मिलित हैं। तो इस कुंड को कैसे बनाया गया है, चूने चिरोड़ी के गारे और पक्की ईंटों से निर्मित है, जिससे कि यहाँ जो पानी है वो नीचे ज़मीन में न धंस सके, रिस सके, और अशुद्ध पानी इस कुंड में ना आ सके। इसके ठीक पीछे दीवार के साथ दूसरी दीवार भी खड़ी है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद कंक्रीट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और कुंड के पानी के लिए यह एक तरफ कुआं भी है। दोहरे घेरे वाला यह कुआं, 2 घेरों का ये कुआं अकेला है, और इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का भी प्रमाण माना जाता है। यहाँ कि जब यहाँ पर ये कुआं भी साक्ष्य में मिला तो इसे भी इस अनुष्ठानिक और पवित्र इसे माना गया धार्मिक रूप में। और कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ भी बनी हुई हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पे है। और इनकी विशेषता यह है कि ये पक्की ईंटों से बनी है और ढकी है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व जब ये नगर की सभ्यता रही होगी तो उस समय भी ईंटों के पक्की ईंटों की से बनी हुई ये नालियाँ बनी हुई हैं। वास्तव में कितना डेवलप रहा होगा उस समय के लोग, और कितने आगे रहे होंगे। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट पहचान है। धूसर बने धूल मिट्टी की जैसे दिखाई देने वाली जो ईंटों की, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही बड़ी पहचान है, विशेष। पानी निकासी का एक सुव्यवस्थित बंदोबस्त। लेखक आगे बता रहे हैं कि पानी का ये सुव्यवस्थित जो बंदोबस्त है, व्यवस्था है, इससे पहले के इतिहास में हमें कहीं भी नहीं मिलता है। फिर लेखक आगे बता रहे हैं कि लेखक ने महाकुंड के बाद गढ़ की परिक्रमा की। परिक्रमा में उसके चारों ओर घूमे, देखा, और कुंड की दूसरी ओर विशाल कोठार देखा, जो कर के रूप में प्राप्त अनाज को जमा करने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा लेखक को माना है। लेखक ने जब देखा कि उसके ठीक दूसरी ओर विशाल कोठार है, तो इस कोठार माने एक प्रकार का कमरा ही जहाँ पर अनाज रखा जाता था जमा, तो ये लेखक ने भी उसी का अंदाज़ा लगाया। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। चौकियाँ माने बैठने के लिए छोटी छोटी 3 कतारों में ये 9 चौकियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर बैठ कर लोग
अनुष्ठान करते होंगे, पूजा जप इत्यादि संध्या वंदन ये करते होंगे, इसके लिए ये चौकियाँ बनी हुई है। उत्तर में ये गली है जो बैलगाड़ियों के आवागमन और ढुलाई के लिए होगी। तो लेखक ने बताया कि इसकी उत्तर में ये गली निकलती है, तो शायद उस दौर में यहाँ बैलगाड़ियों के आवागमन के लिए ये गली बनाई होगी और सामान लाने ले जाने के लिए ये इस गली का इस्तेमाल किया जाता होगा। इस बात के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। तो इस प्रकार लेखक ने बताया कि जिस प्रकार का मोहनजोदड़ो में एक कोठार मिला, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी खुदाई के दौरान वहाँ पर भी ये मिला। तो बच्चों, इस प्रकार से अभी हमने इस पाठ के पहले भाग में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर के बारे में जाना है। अब दूसरा जो भाग है उससे आगे का पाठ मैं अपने दूसरे वीडियोस में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा।